India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जमानत नियम और जेल अपवाद है का सिद्धांत पीएमएलए के तहत धन शोधन के मामलों पर लागू होता है। शीर्ष अदालत ये निर्णय तब आया है जब उसने धन शोधन के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को जमानत दी और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत नियम जेल अपवाद का सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकारी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है का सिद्धांत धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत धन शोधन के मामलों पर भी लागू होता है। अदालत का ये फैसला तब आया जब उसने धन शोधन के एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी, जबकि हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि भारतीय न्याय प्रक्रिया में जमानत नियम है और हिरासत यानी कैद अपवाद है। ये नियम पीएमएलए में भी लागू होगा। इसका मतलब जमानत नियम है, जेल अपवाद का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस भूषण, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस केवी विश्वनाथन के बेंच ने कहा कि कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए भी किसी नागरिक को आजादी के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा सकता है। पीएमएलए के तहत हिरासत के दौरान कोई आरोपी जांच अधिकारी के सामने कोई अपराध स्वीकार कर बयान देता है तो उसे अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए अदालत ने उनकी लंबी कैद और बड़ी संख्या में गवाहों के कारण मुकदमे में देरी को ध्यान में रखा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, मनीष सिसोदिया मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए हमने कहा है कि पीएमएलए में भी जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। व्यक्ति की आजादी हमेशा नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि अगर अपीलकर्ता के बयान अपराध सिद्ध करने वाले पाए गए तो उन पर धारा 25 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बयान को केवल इसीलिए स्वीकार्य बनाना हास्यास्पद होगा क्योंकि वह उस समय एक अन्य ECIR या प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के लिए हिरासत में था। ऐसे में बयानों को स्वीकार्य बनाना बेहद अनुचित होगा क्योंकि ये न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ होगा। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की लंबी कैद और जमानत देने के लिए गवाहों की बड़ी संख्या के कारण मुकदमे में देरी पर विचार किया। झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार किया गया था। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष को पीएमएलए एक्ट की धारा 24 के अनुसार सबूत के रिवर्स बोझ को लागू करने के लिए प्रथम दृष्टया आधारभूत तथ्य स्थापित करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर न्यायालय द्वारा किसी खास तारीख पर सूचीबद्ध करने का स्पष्ट आदेश दिया गया मामला उस तिथि पर सूचीबद्ध नहीं होता तो रजिस्ट्री को कारण बताना चाहिए। रजिस्ट्री अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के खंडपीठ ने ये बात तब कही जब संपत्ति विवाद से संबंधित मामले में पक्षकार के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि विशेष रूप से मंगलवार को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित
एसएलपी को सूचीबद्ध नहीं किया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को 6 सितंबर 2024 को सूचीबद्ध किया जाए। इसी से जुड़े एक मामले में न्यायालय की अन्य पीठ ने पिछले हफ्ते रजिस्ट्री को चेतावनी दी और कि अगर भविष्य में त्रुटियां पाई गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पाया कि एसएलपी की पेपर बुक में पिछले साल अगस्त का पिछला आदेश नहीं था और उसमें आवश्यक कार्यालय रिपोर्ट का अभाव था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न पिछले मामलों में न्यायिक आदेश के बावजूद मामलों को सूचीबद्ध करने में रजिस्ट्री की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 6 मई को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मामले को सूचीबद्ध करने के खिलाफ अपने रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगा था। इस साल जनवरी में जस्टिस ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने निराशा के साथ कहा था कि सिविल अपील को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के बजाय निर्देशानुसार गुरुवार को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था। एक अन्य मामले में जस्टिस ओक ने पिछले साल न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के लिए न्यायालय के मास्टर्स पर दोष मढ़ने के लिए रजिस्ट्री की खिंचाई की तथा इसे बहुत खेदजनक स्थिति बताया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में आरोपी की याचिका खारिज की, जिसमें सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पीड़िता को वापस बुलाने की मांग की गई, जिससे बचाव पक्ष द्वारा पहले ही जिरहा की जा चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब बचाव पक्ष को पीड़िता से जिरहा करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए तो पीड़िता को आगे की जिरहा के लिए वापस नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि इससे पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा है कि जब पीड़िता की पहले ही 2 बार जांच की जा चुकी है, फिर उससे लंबी क्रॉस एग्जामिनेशन की जा चुकी है, तो विशेष रूप से पॉस्को एक्ट के तहत अपराधों के मुकदमे में पीड़िता को वापस बुलाने के लिए यांत्रिक रूप से आवेदन की अनुमति देना कानून के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। न्यायालय का ये अवलोकन पॉक्सो एक्ट की धारा 33 उपधारा 5 की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित था, जो कि विशेष न्यायालय पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है कि किसी बच्चे को न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही देने के लिए बार बार न बुलाया जाए। ये सुनिश्चित करना है कि यौन उत्पीड़न के दर्दनाक अनुभव से पीड़ित बच्चे को उसी घटना के बारे में गवाही देने के लिए बार बार न बुलाया जाए। न्यायालय ने आगे कहा कि इस प्रावधान के पीछे विधायी मंशा स्पष्ट है, ये सुनिश्चित करना है कि यौन उत्पीड़न के दर्दनाक अनुभव से पीड़ित बच्चे को उसी घटना के बारे में गवाही देने के लिए बार बार न बुलाया जाए। बता दें आपको कि साथ ही न्यायालय द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया कि यद्यपि धारा 33 उपधारा 5 पीड़िता को गवाह के रूप में रीट्रायल करने के लिए वापस बुलाने के उपसाथ कोई भी पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है, फिर भी प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, जो 4 मई 2023 से हिरासत में था। कोर्ट ने कहा कि अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं और उसे या तो बरी कर दिया गया या उसके खिलाफ 14 में से 9 मामलों में मामला रद्द कर दिया गया। आदेश सुनने के बाद जस्टिस ओक ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब लोगों को मजिस्ट्रेट ट्रायलेबल केस में भी जमानत नहीं मिल रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें कि ये तमाम टिप्पणी की, साथ ही साथ गुजरात हाई कोर्ट ने साबरकांठा जिले के जादर पुलिस स्टेशन में आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दर्ज मामले में अपीलकर्ता द्वारा दायर क्रमिक जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान अपील दायर की। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि सभी सह आरोपियों को जमानत दी गई है और अपीलकर्ता 1 साल से अधिक समय से हिरासत में है। जस्टिस ओक ने ये टिप्पणी की, ये मजिस्ट्रेट की समक्ष सुनवाई योग्य मामला है और वह हिरासत में कैसे रह सकता है। गुजरात राज्य के वकील ने जवाब दिया कि वह आदतन अपराधी है और वह बाहर आएगा तो फिर से ऐसा करेगा।
उसके खिलाफ सभी अपराध धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी के हैं। बता दें आपको कि अदालत ने कहा है कि अपीलकर्ता 1 साल और 3 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। 22 नवंबर 2023 को जमानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ विचार नहीं किया कि उस स्तर पर जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि तब से मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और आदेश दिया कि अपीलकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए। निचली अदालत को उचित नियमों और शर्तों पर अपीलकर्ता को जमानत रिहा करने का निर्देश दिया गया। पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण या डीडीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अवमानना मामले की सुनवाई अब जस्टिस अभय एसओ की बेंच की बजाय चीफ जस्टिस की बेंच करेगी। बता दें आपको कि यह मामला कल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। जून जुलाई में जस्टिस अभय एसओ और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस मामले की कई दिनों तक सुनवाई की, जिसके दौरान डीडीए और उसके उपाध्यक्ष को बेंच के कई कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि सामग्री के संकेत मिलता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जो डीडीए के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने दिल्ली के रिज फॉरेस्ट में पेड़ों की कटाई का आदेश दिया था। बेंच ने डीडीए को कवर अप करने के लिए फटकार भी लगाई और 12 जुलाई को पिछले सुनवाई में पीठ ने चेतावनी दी थी कि वह एलजी को अवमानना नोटिस जारी करेगी। मामले को 31 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया। इस बीच 24 जुलाई को जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली अन्य पीठ ने जस्टिस ओक की पीठ द्वारा अवमानना याचिका पर विचार करने पर आपत्ति जताई। जस्टिस गवई ने पाया कि उनकी पीठ ने जस्टिस ओक की पीठ द्वारा कार्रवाई शुरू करने से बहुत पहले की उसे पेड़ की कटाई के संबंध में एक याचिका द्वारा दायर अवमानना याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी कर दिया था। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने समानांतर कार्रवाई को देखते हुए मामले को सीजेआई के पास भेज दिया और कहा कि दिल्ली रिज 1 में संबंधित सभी मामलों को एक ही पीठ द्वारा निपटाया जाना चाहिए। जस्टिस ओक की पीठ द्वारा 12 जुलाई को जारी निर्देशों के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि एलजीबी के सक्सेना को दक्षिणी रिज में पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में अवगत नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। बता दें आपको, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए दवा के नुस्खों, उपभोक्ता उत्पादों में और साथ ही साथ करेंसी नोटों में ब्रेल एकीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश मांगे गए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट एस.बी. उपाध्याय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेडिकल नुस्खों, करेंसी नोटों और अन्य पैकेजों पर ब्रेल भाषा का अभाव दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ऐसे लेबल में निहित जानकारी को समझने के लिए दूसरों पर निर्भर बनाता है। ये जनहित याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई, जिन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और प्रतिष्ठित एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड स्थापित करने सहित उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। याचिका में दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों को रेखांकित किया गया, जिसमें एक करेंसी नोटों की पहचान करने में कठिनाई, 2 उत्पाद लेबल पर और दवा प्रबंधन को पढ़ने में असमर्थता, 3 सार्वजनिक स्थानों पर जाने में चुनौतियां, 4 सूचना तक पहुंचने में बाधा शामिल है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल प्रणाली को लागू करने से इनकार करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 और 21 के तहत समानता और सम्मानजनक जीवन के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार की एजेंसियों और सभी राज्यों सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के राजस्व एवं वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार को अवमानना
कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने हलफनामे में कुछ बयानों पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया कि कोर्ट कानून का पालन नहीं कर रहा है और साथ ही साथ ये देखते हुए कि बयान प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण थे, कोर्ट ने उन्हें 9 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने महाराष्ट्र राज्य को उन आवेदकों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया जिसकी जमीन पर राज्य को अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। राज्य द्वारा दायर हलफनामे के अवलोकन के बाद बेंच ने आज दर्ज किया आवेदक और साथ ही कोर्ट कलेक्टर द्वारा दी गई गणना स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि कानून के प्रावधानों का पालन करना और उचित गणना पर पहुंचना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य कानून के प्रावधान का पालन करके उचित गणना करने का मतलब निकाल रहा है और कम से कम ये गणना मनमौजी विचारों पर आधारित है। न्यायालय ने कहा कि हलफनामे में दिए गए वाक्य से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ना तो न्यायालय और ना ही आवेदक कानून के प्रावधानों का पालन कर रहा है। न्यायालय को जब बताया गया कि इस हलफनामे का अभी साक्षी अतिरिक्त सचिव है तो जस्टिस गवई ने टिप्पणी की वह किस तरह का आईएएस अधिकारी है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने प्रथम दृष्टया हलफनामे में दिए गए कथनों को अवमाननापूर्ण पाया और अवमानना नोटिस जारी किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से महाराष्ट्र राज्य से कहा है कि राज्य के पास मुफ्त में दी जाने वाली चीजों पर बर्बाद करने के लिए पैसा है, लेकिन मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ये पाया जाता है कि विवेक का प्रयोग नहीं किया गया तो वह न केवल नए अधिनियम के तहत मुआवजा देने का निर्देश देगा बल्कि राज्य द्वारा शुरू की गई सभी मुफ्त योजनाओं को भी निलंबित कर देगा। न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि राज्य केवल टाल मटोल की रणनीति अपना रहा है। रेलवे ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि पिछले 20 सालों में मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनों में कुल 23,027 लोगों की जान गई और कम से कम 26,572 नागरिक घायल हुए। ये बात पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर के खंडपीठ के आदेश के जवाब में दायर हलफनामे में कही है, जिसमें लोकल ट्रेनों में मौतों को रोकने के लिए मजबूत प्रणाली की मांग की गई। अपने हलफनामे में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त संतोष कुमार सिंह राठौर ने वर्ष 2005 से जुलाई 2024 तक मौतों की संख्या और इन 20 वर्षों के दौरान घायल हुए व्यक्तियों के आंकड़ों को दर्शाते हुए एक विस्तृत चार्ट संलग्न किया। हलफनामा यतिन जाधव द्वारा अधिवक्ता रोहन शाह के माध्यम से दायर जनहित याचिका में दायर किया गया, जिसमें इन मौतों के लिए जिम्मेदार प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और सुधार के उपाय सुझाए गए। रेलवे के बचाव करते हुए हलफनामे में कहा गया कि ये गलत है कि घटनाओं की संख्या में कमी आने का कोई संकेत नहीं है। यातायात की मात्रा में भारी वृद्धि के बावजूद घटनाएं कम हुई क्या और इसके अलावा विभिन्न तत्कालिक उपायों के साथ साथ नेटवर्क विस्तार के माध्यम से घटनाओं को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। अधिकारी ने हलफनामे में कोर्ट को बताया है कि हालांकि ये नहीं समझा जाना चाहिए कि हम यातायात के दौरान चोट और मौतों की घटनाओं को उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर एक घटना की निंदा करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला के अपहरण के आरोपी जनता दल सेक्युलर नेता एच.डी. रेवन्ना को जमानत रद्द करने की मांग करने वाली विशेष जांच दल या एसआईटी की याचिका खारिज की। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद 1 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। रेवन्ना को विशेष अदालत ने 13 मई को जमानत दी थी और हाईकोर्ट ने मामले में सह आरोपी सतीश बबन्ना और अन्य को भी जमानत दी। एसआईटी ने कहा कि महिला के साथ कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो ने उसकी पीड़िता के बेटे को शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि शिकायतकर्ता यानी कि शिकायत दर्ज होने के पहले की महिला का अपहरण कर लिया गया था, उसे चुप कराने और सबूत नष्ट करने का प्रयास भी किया गया, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वह जेडीएस नेता के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज न कराए। एसआईटी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर
रवि वर्मा कुमार ने दलील दी कि तथ्य एकत्रित साक्ष्यों के स्थापित हुए और आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। इस तरह के मामले में जमानत रद्द की जानी चाहिए। रेवन्ना की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सीवी नागेश की दलील का विरोध करते हुए कहा कि जमानत देने और जमानत रद्द करने के विचार पूरी तरह से अलग है। उन्होंने ये भी बताया कि ये मामले में अपहरण का मामला नहीं बनता क्योंकि पीड़िता नाबालिग नहीं है। नागेश ने तर्क दिया कि अपहरण के लिए धारा 362 आईपीसी के तहत छल होना चाहिए या ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि महिला नौकरानी थी और इसीलिए कोई छल नहीं है। इस मामले में मांग और धमकी की पुष्टि नहीं होती है। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता को जमानत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि पीएमएलए की धारा 45 के पहले प्रावधान का लाभ कविता को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह एक सुशिक्षित और राजनीतिक रूप से निपुण महिला थी। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि पीएमएलए की धारा 45 आखिर है क्या और इसके क्या प्रावधान है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज करा है फॉर मिस इंटरप्रिटिंग द सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट, जब उन्होंने भारत राष्ट्रीय समिति के लीडर के कविता को बेल देने से मना कर दिया। सेक्शन 45 इम्पोजेस स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग बेल, जिन्हें जुड़वा शर्तें भी कहा जाता है। ये कंडीशन ये है कि कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी फॉर द ऑफेंस और अक्यूज्ड बेल पे रहते हुए कोई और ऑफेंस नहीं करेगा। इसके अलावा फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 सेट सर्टेन कैटेगरीज को बेल, जैसे वुमेन को ट्विन कंडीशन फुलफिल किए बिना बेल देने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड ये प्रोविजन वेल एजुकेटेड वुमेन को एक्सक्लूड नहीं करता एंड हाई कोर्ट ने टोटली मिसडायरेक्ट किया है बाय डिनाइंग के कविता फॉर दिस बेनिफिट। The Supreme Court emphasized that first proviso has given special treatment to few categories. उस benefit को deny करने के लिए specified jurisdiction, facts and circumstances of the case को देखते हुए देनी होगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.